हेलो गाइस, आई एम अक्षय कुमार एंड यू ऑल आर वाचिंग साइंस प्लस। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन बोन से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बीमारी के बारे में, जो कि ज़्यादातर हमें ओल्ड एज पेशेंट्स में ही देखने को मिलता है। इसका नाम है ओस्टियोपोरोसिस। सबसे पहले अगर इस ओस्टियोपोरोसिस वर्ड पर हम गौर करें तो इसमें दो अलग अलग वर्ड्स हैं। पहला ओस्टियो और दूसरा पोरोसिस। तो ओस्टियो मीन्स हड्डी होता है, ओस्टियो मीन्स बोन होता है, और पोरोसिस मीन्स पोर्स यानी कि छेद। यानी कि ओवरऑल ओस्टियोपोरोसिस इस बीमारी में किसी भी बोन में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिसके कारण फ्रैक्चर का खतरा हमेशा बना रहता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि ये ओस्टियोपोरोसिस क्यों होता है, बोन्स में पोर का फॉर्मेशन क्यों होता है, और इसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं ओस्टियोपोरोसिस के, इसमें क्या क्या मैनेजमेंट्स किए जा सकते हैं ताकि ओस्टियोपोरोसिस किसी भी पेशेंट्स को ना हो, और क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं। इन सारी चीज़ के बारे में बात करेंगे इसी वीडियो में आगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ओस्टियोपोरोसिस होता क्यों है। तो ओल्ड एज में जाने के बाद मैक्सिमम लोगों का बैलेंस्ड डाइट सही से नहीं हो पाता है। बैलेंस्ड डाइट कहने का मतलब कि एक ऐसा डाइट, ऐसा खाना जिसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट प्रेजेंट हो, चाहे वो विटामिन्स हो, सारे विटामिन्स प्रेजेंट हो, मिनरल्स हो, सारे चीज़ एक बैलेंस्ड अमाउंट में प्रेजेंट हो, उसे ही बैलेंस डाइट कहते हैं। तो ओल्ड एज में ज़्यादातर लोगों का बैलेंस डाइट नहीं हो पाता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी होने लगती है। और जब भी हमारे बॉडी में विटामिन डी की कमी होगी तो उसके कारण कैल्शियम का भी कमी होने लगता है हमारे बॉडी में। कैल्शियम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है हमारे बॉडी में, स्पेशली हार्ट के लिए। अगर कैल्शियम ना हो हमारे बॉडी में तो हमारा हार्ट एक सेकंड भी ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा, एक सेकंड भी काम नहीं कर पाएगा, और हमारा डेथ हो सकता है। तो हार्ट के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कैल्शियम का एक सही लेवल मेंटेन होना हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरी है। तो ओल्ड एज में जब विटामिन डी की कमी के कारण कैल्शियम भी कम होने लगता है, तो उस कंडीशन में हमारा बॉडी हमारे अलग अलग ऑर्गन से, हमारे बॉडी के अलग अलग लोकेशन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना शुरू करता है, और फिर वो हार्ट को सप्लाई करता है ताकि हमारा हार्ट सही से काम कर सके। ऐसे में बोन से एक बहुत ही अच्छा सोर्स बनता है कैल्शियम का। तो धीरे धीरे हमारा बॉडी बोन से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, डीमिनरलाइज करता है, और वो हार्ट को सप्लाई करता है ताकि हार्ट का फंक्शन सही से चलता रहे। और इसके कारण बोन्स में से कैल्शियम का अमाउंट कम होने लगता है, और उसमें छोटे छोटे पोर्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, छोटे छोटे छेद होने लगते हैं बोन्स में। ठीक है, तो इस कारण से ओस्टियोपोरोसिस होता है। अब बात करें अगर सिम्टम्स की, तो ओस्टियोपोरोसिस के पेशेंट को वीकनेस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा कमजोरी होता है। पेशेंट के बोन में पेन होने लगता है, और उसका मूवमेंट भी बहुत स्लो हो जाता है, यानी कि पेशेंट बहुत धीरे धीरे चलता है। फिर पेशेंट को पोस्चर बदलने में भी काफ़ी तकलीफ़ होती है। वो चाहेगा कि पेशेंट जिस भी पोजीशन में बैठा है या जिस भी पोजीशन में लेटा है वो उसी पोजीशन में रहे। इन सब के अलावा जब भी हम पेशेंट के बोन को पाल्पेट करके देखेंगे, टच करके देखेंगे, तो बहुत ही पतला लगेगा हमें बोन। बोन बहुत पतला हो जाता है ऑस्टियोपोरोसिस के पेशेंट्स का। इसके डायग्नोसिस के बारे में अगर आगे बात करें तो सबसे पहले हम अफेक्टेड बोन का एक्सरे कराते हैं। जो भी बोन हमें अफेक्टेड लग रहा है उस बोन का एक्सरे कराते हैं, और उसके एक्सरे प्लेट में हमें पोर्स दिखता है, छोटा छोटा पोर्स नज़र आता है। फिर उसके बाद हम एमआरआई भी करा सकते हैं अफेक्टेड बोन का, अफेक्टेड पार्ट का। इन सब रेडियोलॉजिकल टेस्ट के अलावा हम पेशेंट का बीएमडी करवाते हैं। बीएमडी मीन्स बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट। इस टेस्ट के थ्रू हमें ये पता चलता है कि बोन में कितने परसेंट मिनरल्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो नॉर्मल केस में बीएमडी होता है 2.5 से 3 के बीच, 2.5 से 3 के बीच में होता है नॉर्मल बीएमडी। पर ओल्ड एज में ये घट के हो जाता है 1.5 से 2 के बीच, 1.5 से 2 के बीच हो जाता है ओल्ड एज में। और अगर ये बीएमडी इससे भी कम हो जाए, 1 से 1.5 के बीच में अगर हो जाए, 1 से 1.5 के बीच हो जाए, तो उसे माइल्ड ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और अगर ये और नीचे घट के 0.5 से 1 के बीच में हो जाए तो इसे मॉडरेट ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। और लास्टली अगर ये 0.5 से भी कम हो जाए बीएमडी, तो सीवियर ओस्टियोपोरोसिस का केस बनता है। और सीवियर ओस्टियोपोरोसिस सबसे खतरनाक होता है। इसमें पेशेंट खड़ा भी नहीं हो पाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी झटका लगेगा या थोड़ा सा भी वेट पड़ेगा बोन पर तो बोन फ्रैक्चर होना शुरू हो जाता है। बीएमडी के अलावा हम पेशेंट्स का विटामिन डी, सीरम कैल्शियम और सीरम फॉस्फेट का भी टेस्ट करवा सकते हैं। अब बात करें अगर कि ऑस्टियोपोरोसिस के कारण क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस मतलब कि इस बीमारी के कारण पेशेंट्स में और क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं। तो ऑस्टियोपोरोसिस का बस एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, और वो है फ्रैक्चर। इसमें बोन फ्रैक्चर का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि बोन बहुत वीक हो जाता है इसमें कैल्शियम की कमी के कारण, इसलिए बोन बहुत ईजिली फ्रैक्चर हो जाता है इसमें। और फ्रैक्चर होने के बाद रिकवर भी नहीं हो पाता है जल्दी, क्योंकि ऑफकोर्स वही कैल्शियम कम है तो रिकवर भी ढंग से नहीं हो पाएगा।
अब बात करें अगर ट्रीटमेंट और मेडिसिन्स की, तो इसमें सबसे ज़रूरी है विटामिन डी और कैल्शियम। तो हम पेशेंट्स को विटामिन डी और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स देते हैं। दरअसल लगभग 40-45 साल के बाद हर इंसान को कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना ही चाहिए, क्योंकि इसके कारण कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है और आप ऑस्टियोपोरोसिस से बच सकते हैं। ठीक है। तो जनरली हम पेशेंट्स को कैल्सिट्रॉल पाउडर देते हैं और वीक में एक बार दूध में मिलाकर पीने को बोलते हैं। इससे कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है बॉडी में। और इसके साथ साथ एंटासिड्स देना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि एसीलॉक, क्योंकि जब तक हम एंटासिड्स नहीं देंगे तब तक कितना भी कैल्शियम सप्लीमेंट्स या विटामिन डी सप्लीमेंट्स हम पेशेंट को दे दें, वो कैल्शियम बॉडी में एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगा। ठीक है। तो इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स के साथ साथ एंटासिड्स देना बहुत ज़रूरी है। दवाइयों के अलावा हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि वो धूप में बैठें, क्योंकि सनलाइट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है विटामिन डी का, और अगर विटामिन डी पेशेंट के बॉडी में मेंटेन रहेगा तो ऑफकोर्स कैल्शियम भी मेंटेन रहेगा। तो ये सारी बातें हुई आज ओस्टियोपोरोसिस के बारे में, जिसमें हमने देखा कि ओस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ये कैसे होता है, इसमें क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं, इसके क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, इसे कैसे डायग्नोज किया जाता है, इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सब कुछ हमने देखा आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया हो। अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के किसी नए टॉपिक के साथ।